बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं प्रोफेसर अमार अवान, ये आप और मैं डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर व्हाट इज़ कैपेसिटर, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, पोलराइजेशन को डिस्कस किया। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया कि एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर एक असल में डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये कि चार्ज स्टोर तो होता है, लेकिन वो चार्ज स्टोर कैसे हो रहा होता है, मतलब पीछे उसके बेसिक बात जो है वो चल क्या रही है। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि चार्जेस प्लेट्स के ऊपर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, फिर से एक दफ़ा उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। हमारे पास सपोज एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की दो प्लेट्स, दोनों की दोनों मेटालिक, क्योंकि कैपेसिटर मेटालिक प्लेट पे कंसिस्ट करता है। इस दोनों प्लेट्स को हम अटैच कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। तो हम इस कैपेसिटर को अटैच कर रहे हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। अगर हम इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ अटैच करें तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज विल मूव, और चार्ज मूव करने के नतीजे में दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जबकि दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वो डिपेंड करता है कि हमने कैपेसिटर की किस प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और किस प्लेट को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। अगर आपने बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को कैपेसिटर की राइट प्लेट के साथ कनेक्ट किया है तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होकर मूव करेंगे कैपेसिटर की इस प्लेट पर। मैं कैपेसिटर की इस प्लेट को नाम दे देता हूँ A, इस प्लेट को नाम दे देता हूँ B, ताकि बात करने में आसानी हो। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कैपेसिटर की प्लेट A पर डिपॉजिट हुए। सो कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर, प्लेट A के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट, पॉजिटिव, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? इन रियल केस पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट मूव। कंडक्टर्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक छोटी सी बेसिक एग्जांपल है। एक एग्जांपल के तौर पर हम कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव ए मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम का एटम, तो ये उसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ शेल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर 3। फर्स्ट शेल, इस शेल के अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे शेल के अंदर मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब मेटल्स के केस में आप क्लियरली ये बात पढ़ते हैं कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली while nucleus of the metal cannot move। सपोज आपके पास एक मेटालिक बार है, इस मेटालिक बार के अंदर एटम्स हैं मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम का ये जो एटम है ये मूव नहीं कर सकता। अगर इसकी मूवमेंट है तो वो भी सिर्फ इतनी, इट विल वाइब्रेट एट इट्स इनिशियल, वाइब्रेट अराउंड इट्स मीन पोजीशन, कि ये जो एक एटम है ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो बैटरी के पॉजिटिव से इस प्लेट तक पहुंच जाएगा। वाइब्रेट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो जिस पॉइंट पर है उसी पर ही रहेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव तो मूव करने से रहा। क्यों मूव नहीं करता? क्योंकि पॉजिटिव हमेशा न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं। न्यूक्लियस अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। रादर देन दैट इट कैन ओनली वाइब्रेट अराउंड इट्स मीन पोजीशन। अब चूंकि पॉजिटिव खुद मूव नहीं कर सकता तो फिर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज कैसे डिपॉजिट होगा? वो यूं होगा, इस प्लेट के ऊपर
किसी ना किसी मेटल से बनी होगी ये प्लेट भी। तो इस प्लेट के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, क्योंकि एज ए होल एक प्लेट न्यूट्रल होगी। आपने इस पूरी प्लेट को सपोज बना रखा है आयरन के साथ, तो वो पूरी की पूरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। पॉजिटिव से मुराद आयरन एटम का न्यूक्लियस, नेगेटिव पार्टिकल से मुराद आयरन एटम के इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि यहाँ पर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रखा है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो इस प्लेट पर है। फिर सुन लें, ये जो प्लेट बी है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ यूं है जी, प्लेट बी। अब इस प्लेट बी के ऊपर अभी ये न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। न्यूट्रल होने का मतलब आपने पढ़ते हैं कि न्यूट्रल अगर कोई सरफेस या कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, तो इस बात का मतलब ये है कि उस पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अब अगर आप इस प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं किसी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर गया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, नेगेटिव पार्टिकल्स कम रह गए, पॉजिटिव ज़्यादा होगा, पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, नेगेटिव कम हो गया, तो इसका मतलब चार्ज कौन सा डिपॉजिट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। किधर मूव करेंगे? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट बी से मूव करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, जिसके नतीजे में कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दरमियान में रखा हुआ डाइलेक्ट्रिक भी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन पोलराइज हो जाएगा, जिस तरह आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इस चार्जिंग के दौरान टाइम कम लगना, टाइम का ज़्यादा लगना किस किस चीज़ के बारे में इंडिकेशन देता है। तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं, और क्यों कुछ बैटरीज जल्दी, कुछ कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाते हैं और कुछ कैपेसिटर देर से चार्ज होते हैं। जी इसमें यूँ है, हमारे सेल फोन की बैटरी ये असल में बैटरी नहीं है, इट इज़ अ प्योर कैपेसिटर, खालिस्तान कैपेसिटर है। हमारे यहाँ इसको बैटरी प्रोनाउंस पता नहीं क्यों किया जाता है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा, वो कैपेसिटर है। उसके ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट होता है उसका बिल्कुल यही तरीक़ेकार है। लेकिन कुछ बैटरीज जल्दी चार्ज हो जाती हैं, कुछ बैटरीज देर से चार्ज होती हैं। सेम इसी तरह जो बैटरी देर से चार्ज होती है वो डिस्चार्ज भी देर से होती है, और वो बैटरी जो जल्दी चार्ज हो जाती है वो डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो हम उसको चेक करते हैं कि ऐसा किस तरह पॉसिबल है। असल में यहाँ पर एक टर्म है यहाँ पर जो डिफाइन की गई है आपकी बुक में, दैट इज़ RC, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू टाइम। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टाइम के इक्वल है। ये रेजिस्टेंस क्या है और कैपेसिटेंस और ये टाइम। तो उसके लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि आप इस वक्त एक कैपेसिटर को चार्ज करने लगे हैं। तो उसके लिए डायग्राम कुछ यूँ है कि सपोज़ हमारे पास यहाँ एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को करंट देने के लिए हमने एहतियातन एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा रखी है R, और इस रेजिस्टेंस से जो टर्मिनल है वो हमने मज़ीद आगे दो टर्मिनल्स बना रखे। एक टर्मिनल कुछ यूँ और एक वो टर्मिनल है जो इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है बैटरी के साथ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। आप इस लाइन को चाहें तो बाद में ड्रॉ कर लें ताकि कंफ्यूज ना हो, और बैटरी की इस प्लेट को आप कनेक्ट कर दें विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जब हम इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यही सिचुएशन आपने अटेन कर ली। अब आप इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर गए। तो हम इस चार्जिंग को वक्ती एक लम्हे के लिए रोक रहे हैं। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ स्विच, और यहाँ पर एक और पॉइंट, और यहाँ पर यूँ सिचुएशन है। अब हमने किया क्या, हमने करंट के दो पाथ बना दिए, एक है चार्जिंग के लिए, दूसरा है डिस्चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए कब है, जब यहाँ पर मैं इस की को, ये जो ब्लैक कलर की है,
जब मैं इसको इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर A, ये टर्मिनल B और ये वाला टर्मिनल C, जब इस की को टर्मिनल B के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इसके नतीजे में चार्जिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे चार्जेस मूव करेंगे इस प्लेट पर, चार्जेस यहाँ से मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव, तो यूँ चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो मैंने टर्म लिखी थी RC, दैट इज़ रेजिस्टेंस, एंड C द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विच इज़ बीइंग चार्ज, तो उसको आपने यहाँ पर पुट करना है। तो RC इज इक्वल टू T के रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम। देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम। रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला बेसिक हमने जो पढ़ रखा है, दैट इज V इज इक्वल टू IR। मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस R इंटू C। नेक्स्ट यहाँ पर R, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, और इस फॉर्मूले से R की वैल्यू हम कुछ यूँ फाइंड कर सकते हैं, R इज इक्वल टू V ओवर I, ये यहाँ पुट हो जाएगा। कैपेसिटेंस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा C इज इक्वल टू Q ओवर V, तो C की वैल्यू भी यहाँ पर पुट हो जाएगी, R की वैल्यू V ओवर I भी यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, R की जगह V ओवर I मल्टीप्लाई बाय C की जगह Q ओवर V, Q डिवाइडेड बाय V, पोटेंशियल इससे कैंसिल, ठीक। अब ये वही पोटेंशियल जो बैटरी ने सप्लाई करना है, बाकी ये V से कैंसिल होने के बाद जो सिचुएशन रह जाएगी दैट विल बी इक्वल टू Q ओवर I। अब Q को हम डिफाइन करते हैं, चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। चार्ज असल में करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q ओवर T, 10th क्लास फिजिक्स, और यहाँ से अगर आप इसको रीअरेंज करें तो Q विल बी इक्वल टू I इंटू T, ठीक है। और अगर आपने यूँ रीअरेंज नहीं करना तो इसका ये भी हल है, आप I को इधर शिफ्ट कर दें, T को उधर शिफ्ट कर दें, तो T विल बी इक्वल टू Q ओवर I, और Q ओवर I किसकी इक्वल हो गया जी, इट इज़ इक्वल टू T, और यही हमने कहा कि RC इज इक्वल टू T। RC हमने लेफ्ट हैंड साइड से निकाला और एंड हम कहाँ पे कर रहे हैं, राइट हैंड साइड के T पे, तो हैंस प्रूव्ड कि RC रेजिस्टेंस टाइम कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम, कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करें तो वो टाइम T के इक्वल होता है। तो यहाँ पर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के अंदर जो टाइम कांस्टेंट है, ये जो T क्या चीज़ है, दैट इज़ टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, टाइम कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस ये है कि किसी कैपेसिटर को जब आप चार्ज कर रहे हों तो उसकी रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस, इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और इस टाइम कांस्टेंट के अंदर सपोज रेजिस्टेंस है 2, कैपेसिटेंस है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये जो टाइम आपने निकाला 8 इस सेकंड में होगा ना यूनिट, तो ये जो 8 सेकंड है, इस 8 सेकंड का मतलब ये है कि इन 8 सेकंड्स के अंदर ये कैपेसिटर अपनी असल कैपेसिटी का 63% चार्ज हो चुका होगा, ठीक है। अपनी असल कैपेसिटी का 63% चार्ज हो जाएगा, जिसको आपकी बुक पे लिखा जाता है 0.63। जब आप 1 में से बात करते हैं तो 1 का कितना हिस्सा 0.63 पार्ट, और जब आप लोग बात करते हैं 100% की तो 100% में से कितना हिस्सा 63% वो चार्ज हो चुका होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस हमारे पास हो सपोज 5, कैपेसिटेंस हो 4, तो प्रोडक्ट कितना बनता है 20, तो इसका मतलब इन 20 सेकंड्स के अंदर ये कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका होगा, इट विल बी चार्ज अबाउट 63%। असल में ना इसके पीछे एक लॉजिक है कि ये 63% ही क्यों है। ये फार्मूला हम
हायर स्टडीज़ में जाकर पढ़ाते हैं, बीएससी लेवल पर है, लेकिन चूंकि आपने एमकैट ईकैट में अपेयर होना होता है तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि असल में इस फॉर्मूले की कुछ बेसिक्स हैं। वो फॉर्मूले की बेसिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो कुछ यूँ हैं कि सपोज कर लें कि इस वक्त जो चार्ज हमने स्टोर किया एक टाइम कांस्टेंट के बाद वो है जी Q, मैक्सिमम जो उस पर चार्ज स्टोर हो सकता है इस कैपेसिटर पे दैट इज़ Q0। ये जो मैक्सिमम चार्ज है जी, इस पर मैक्सिमम चार्ज जितना आप स्टोर कर सकते हैं दैट इज़ Q0। और Q कितना है जो इस वक्त एक टाइम कांस्टेंट के बाद आपने कवर किया, मतलब आप Q क्या है, चार्ज एट वन टाइम कांस्टेंट। जो वन टाइम कांस्टेंट के ऊपर चार्ज है उसको हमने Q का नाम दिया। तो इसके लिए एक इक्वेशन है हायर फिजिक्स के अंदर, और वो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस पावर माइनस आर सी ओवर टी। Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई माइनस आर सी ओवर टी। ये E क्या चीज़ है? Q तो आपको पता है, वन टाइम कांस्टेंट के ऊपर चार्ज, Q नॉट द मैक्सिमम चार्ज दैट बी कैन बी स्टोर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर, वन एक कांस्टेंट वैल्यू माइनस E। E नेचुरल लॉग की बेस, और इस E की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 2.71। अब हमने बात की कि वन टाइम कांस्टेंट पर है और आर सी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, वन टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर आर सी की जगह टी पुट कर देंगे बिकॉज आर सी इज इक्वल टू टी। अब देखो दो टाइम कांस्टेंट गुजर चुके होते तो हम आर सी की जगह टू पुट करते, तीन टाइम कांस्टेंट गुजर चुके होते तो हम थ्री पुट कर देते। तो अगर हम टू पुट करें तो क्या होगा, वन पुट करें, Q इज इक्वल टू Q नॉट, हम वन टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, Q एट चार्ज एट वन टाइम कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू Q नॉट माइनस ई रेस पावर आर सी की जगह T पुट होना ओवर T, T से कैंसिल। अगर इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाती है कुछ यूँ, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू वन माइनस ई रेस पावर माइनस वन। मज़ीद इसको बेहतर करें तो हम यूँ लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू वन माइनस वन ओवर ई। और इस सारे को सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। Q इज इक्वल टू Q नॉट एलसीएम E माइनस वन ओवर E। मैंने E की वैल्यू बताई, E इज इक्वल टू 2.71, Q इज इक्वल टू Q नॉट 2.71 माइनस वन ओवर 2.71, 2.71 माइनस वन 1.71। तो इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूं तो कुछ यूँ हमारे पास आंसर आता है 1.71 डिवाइडेड बाय 2.71, द आंसर कम्स 0.63। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि E की वैल्यू, एक दफ़ा फिर हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कैलकुलेटर से, शिफ्ट E को प्रेस करें, ई रेस पावर 1 और E की वैल्यू कैलकुलेटर पे शो होती है जी 2.71। तो इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर कितना आता है, इट कम्स आउट 0.63%। और अब यहाँ से जब आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, यही चीज़ हम जब आगे अप्लाई करते हैं कि टू टाइम कांस्टेंट के बाद, तो ये याद रखिएगा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम इस सारे को आगे पुट करें तो याद रखिएगा वन टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट, इसके बाद जो चार्ज स्टोर होगा दैट विल बी 63%। अब बाकी कितना रह गया 37%, 63 होगा ना, आपने 100% चार्ज करना है, बाकी रह गया 37%। तो टू टाइम कांस्टेंट के बाद वो जो बाकी 37% है ना, वो बाकी 37% का आप 63% निकालें तो वो तकरीबन आपके पास आंसर आता है, इट विल बी अबाउट 84%। थ्री टाइम कांस्टेंट के बाद ये वैल्यू तकरीबन होती है जी 94%। फोर टाइम कांस्टेंट के बाद ये वैल्यू तकरीबन होती है 98%। और फाइव टाइम कांस्टेंट के बाद
लास्ट ये तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग वैल्यू शो कर देता है। यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज, मतलब आरसी का प्रोडक्ट जितना बढ़ता चला जाएगा कैपेसिटर उतना देर से चार्ज होगा, और आरसी का प्रोडक्ट जितना कम होगा कैपेसिटर उतना जल्दी चार्ज हो जाएगा। अब इस चार्जिंग का आगे लिंक है डिस्चार्जिंग के साथ भी, कि जो कैपेसिटर जितनी जल्दी चार्ज हो जाता है डिस्चार्ज होते वक्त भी वो सबसे वही जल्दी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करके हम लिखें कि हमने अभी इसको कनेक्ट करके चार्जिंग करवा रहे हैं ए और बी को, तो अगर हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करें तो हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने अपना सेल फोन 0% से चार्जिंग पे लगाया, और ये नॉर्मल हम रूटीन की हमारी है, हम इस चीज़ को जब नोट करते हैं तो हमें पता चलता है तकरीबन 63% तक मोबाइल बड़े जल्दी चार्ज हो जाता है। 63 से लेकर 100 तक चार्जिंग में टाइम लगता है। 63 से फिर 84 में टाइम नोट करना है आपने, फिर 84 से 94 का टाइम नोट करना है, 94 से 98 पे टाइम नोट करना है, और आपने नोट किया होगा 98 से 100 होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो असल में क्या चीज़ है, वो 1 RC, 2 RC, 3 RC एंड सो ऑन 5 RC तक सबके लिए टाइम एक जितना लगना होता है। तो उसके पीछे सारी की सारी लॉजिक है ये कि RC = T, इतना टाइम कॉन्स्टेंट चाहिए तब जाकर हमारा वर्किंग कंप्लीट होती है। अब आ जाती है बात ग्राफ बनाने की, तो ग्राफ बनाते वक्त भी हम इन्हीं वैल्यूज से ग्राफ बनाते हैं, इन्हीं वैल्यूज से हम ग्राफ बनाएंगे। जब हम ग्राफ इसका बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज हम इस एक्सिस के ऊपर पुट कर रहे हैं जी अमाउंट ऑफ चार्ज को, ये जो एक्सिस है इस पर हम शो कर रहे हैं जी अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि चार्ज मैक्सिमम है जी, यहाँ तक आपने इस कैपेसिटर को चार्ज करना है, दैट इज़ द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन दिस कैपेसिटर। इसको हम लिख देते हैं Q0 से। ये पॉइंट आ गया ओरिजिन का, और इस एक्सिस पर आपने लिख रखा है टाइम को, और यहाँ पर आप असल में क्या चीज़ लेके चल रहे हैं, RC दैट इज़ टाइम कांस्टेंट। यहाँ तक 1 RC है, 2, 3, 4 एंड 5। अगर RC की वैल्यू कम होगी कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, RC की वैल्यू कम है कैपेसिटर यहाँ से फ़ौरन चार्ज हो जाएगा। RC की वैल्यू बड़ी होगी तो कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज अभी मैंने रेस किया RC का प्रोडक्ट टाइम के इक्वल है। तो जैसे जैसे चार्ज की अमाउंट आपने स्टोर करनी है, RC = T, जैसे जैसे आपका चार्ज यहाँ से बढ़ता जाएगा आपने साथ साथ टाइम नोट करना है। अगर एक कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है तो उसके लिए लाइन आपको कुछ यूँ मिलेगी, लेकिन अगर एक कैपेसिटर देर से चार्ज होता है तो उसके लिए आपको ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर स्मॉल RC है ये, इसको हम स्मॉल RC क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम T है दैट इज़ इक्वल टू RC। ये जो आपके पास लाइन है इसके लिए आपने टाइम यहाँ तक है एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर जो हमारे पास RC है दैट इज़ लार्ज RC। देर से चार्ज हुआ, जल्दी चार्ज हुआ, टाइम कम लिया इसने टाइम ज़्यादा लिया। अब जब डिस्चार्जिंग की बात आती है तो डिस्चार्जिंग में इसका बिल्कुल ओपोजिट हम चल रहे होते हैं। बिल्कुल ओपोजिट से मुराद क्या है कि चार्जिंग के वक्त 0 to 63% फ़ौरन से चार्ज होता है, 63 से 100 तक स्लो चार्जिंग होती है। डिस्चार्जिंग के वक्त भी ऐसा ही होगा, 100 से 63 तक स्लोली, और 63 के बाद स्पीड ज़्यादा हो जाती है डिस्चार्जिंग की। मतलब डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दूसरे के उल्ट है। और डिस्चार्जिंग जब होती है ना तब आप सेल फ़ोन को बैटरी से हटा देते हैं और आप इसको कनेक्ट कर देते हैं यूँ टर्मिनल को। अब करंट इस सर्कल में फ़्लो करता है और ये रेजिस्टेंस जो है ना यही इस चार्ज को कंज्यूम करवाती है। और जब ये चार्ज कंज्यूम हो जाएगा, जब इस सर्किट के अंदर करंट फ़्लो करना शुरू कर देगा, चार्ज मूव करेगा, तो अब ये कैपेसिटर अपना चार्ज लूज़ करता जाएगा। और क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाने लग पड़ेंगे, क्योंकि आपने इन टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रखा है, बीच में रेजिस्टेंस R है, R उस पोटेंशियल को ड्रॉप करवा देगा और यूँ ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स न्यूट्रलाइजेशन की तरफ, इसका मतलब डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई। और डिस्चार्जिंग के वक्त भी यूँ ही होता है कि जब आप डिस्चार्जिंग कर रहे होते हैं तो अगर इसी तरह ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
यहाँ तक कैपेसिटर फुली चार्ज था कि उसके पास मैक्सिमम कैपेसिटर चार्ज था। अब यहाँ पर टाइम या आर सी कॉन्स्टेंट कह लें, एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर तो कैपेसिटर की आर सी वैल्यू हुई स्मॉल तो वो डिस्चार्जिंग के वक्त भी बिल्कुल उसी तरह जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दैट इज स्मॉल आर सी। लेकिन अगर कैपेसिटर की आर सी वैल्यू लार्ज हुई तो वो डिस्चार्ज भी देर से जाकर होगा। यहाँ तक उस टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, और यहाँ तक कम। तो ये लाइन है जी आपके लिए, दैट इज़ फॉर द लार्ज आर सी। तो ये थी जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो हमने यहाँ पर अल्टीमेट एक रिज़ल्ट क्या निकाला, हमने रिज़ल्ट ये निकाला कि जो कैपेसिटर जितनी तेज़ी से चार्ज होता है वो डिस्चार्ज भी उतनी तेज़ी से होता है, और जो कैपेसिटर देर से चार्ज होगा वो डिस्चार्ज भी देर से होगा। रही बात आर सी, दैट इज़ इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। आपके बुक की लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल, हम फिर भी इसको रिपीट करेंगे जब हम एग्जांपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसको भी आपने यहाँ पर ज़रूर कोट करना है इस टॉपिक के अंदर। अक्सर बच्चे इस टॉपिक में गलती ये करते हैं कि इसको अटैम्प्ट करते वक्त, क्योंकि बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अब इसको जब आपने अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट लिखें जो मैंने आपको समझाया कि आपने दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ ज्वाइन करना है, तो वो चार्जेस किस तरह से मूव करके प्लेट्स तक पहुंचते हैं वो लिखें। उसके बाद आपने वो प्रूफ नहीं लिखना जो मैंने Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस पावर माइनस आर सी ओवर टी लिखा था। इस प्रूफ को ना करने की वजह ये है क्योंकि आपकी बुक पे मेंशन नहीं है। बस आप एक जनरल सा कॉन्सेप्ट दे दें इस चीज़ का, ये चीज़ आपने उसमें ज़रूर मेंशन करनी है। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएं, इसको एक्सप्लेन करें कि चार्जिंग कब है, डिस्चार्जिंग कब है। जब ए और बी कनेक्टेड हो तो चार्जिंग है, जब ए सी के साथ कनेक्टेड हो तो डिस्चार्जिंग की बात हो रही है। फिर ये दोनों ग्राफ्स चार्जिंग के लिए, ये ग्राफ है चार्जिंग के लिए, और दूसरा जो ग्राफ हमने बनाया जिसमें ये वाला ग्राफ, दैट इज़ फॉर डिस्चार्ज। ठीक होगा। इन दोनों ग्राफ्स को आपने ज़रूर बनाना है, और साथ लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी और स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी को ज़रूर एक्सप्लेन करना है कि इनकी सिग्निफिकेंस से थी। तो आपका चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ एग्जांपल न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफ़िज़।